नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर ले आइए, जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। आज बड़ा चौंकाने वाली खबर पर चर्चा करेंगे। हो सकता है शुरू की लाइन लगे सनसनीखेज, लेकिन सनसनीखेज है जब देश का प्रधानमंत्री विदेश में एक्सपोज होता है और एक्सपोज उसके घर वाले ही करते हैं कि हमारे घर का मुखिया देखो सरेंडर है। तो फिर सनसनीखेज तो बनाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो भी बनाना पड़ेगा। और तब और मामला सनसनीखेज हो जाता है जब कांग्रेस के आरोपों को संघ इंडोज करने लगता है, आरएसएस इंडोज करने लगता है। आज हॉट टॉपिक में यही है, क्या वाकई कांग्रेस के आरोपों को संघ ने जाने अनजाने कैसे भी इंडोज कर दिया है। इसमें अनजाने वाला चांस ज्यादा है, क्योंकि जानबूझकर करने की हिम्मत नहीं है और करेंगे भी क्यों। जिसके बदौलत 7 स्टार में मलाई चाट रहे हैं, उसको क्यों एक्सपोज करेंगे। लेकिन सच कभी कभी जुबां पर आ जाता है, न चाहते हुए भी। एक होता है नेचुरल फ्लो बातचीत का, हम लोग करते हैं नेचुरल फ्लो में ही बात करते हैं। तो नेचुरल फ्लो में सच कई बार बह करके बाहर निकल आता है, दिख जाता है। मोदी का पहला काम देश बेचने का है। कल मोदी जी का चेहरा उनके परिवार वालों ने दिखाया दुनिया को। आज राहुल गांधी ने बंगाल में दिखा दिया कि मोदी का पहला काम देश बेचने का है, और कोई काम नहीं है। देशभक्ति, राष्ट्रवाद, ये सब तो दुकान के बाहर लगा हुआ वो आकर्षक विज्ञापन है, जो लगता है ना कि 50% छूट चल रही है, कौन सा मानसून ऑफर और विंटर ऑफर। और जब आप शोरूम में जाइए तो जो कपड़ा आप पसंद करेंगे वो कहते हैं इसी पे नहीं छूट है, वो वाला ले लो। तो वैसे ही मोदी के दुकान के बाहर राष्ट्रवाद, देशभक्ति, ये सब फर्जी के ऑफर लगे हुए हैं। दुकान के भीतर सिर्फ देश बिक्री जो है, देश सेल पर लगा हुआ है, वही इकलौता काम है। और जो संघ कांग्रेस को एंडोर्स कर रहा था, उसी संघ को राहुल गांधी ने खदेड़ कर नागपुर तक पहुंचाया है। आरएसएस का नया नाम बताया है राष्ट्रीय सरेंडर संघ। अब कितने सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, संघ सरेंडर, कितने सरेंडर हैं। अब इसके बाद मैं इस कार्यक्रम के बाद आप दर्शकों से पूछूंगा कि इसके बाद मोदी जी कौन सा मुंह दिखाएंगे सबको। शुरुआत हम करते हैं जरा एक टू विंडो से, और ये कांग्रेस का ही प्रोडक्शन है। मैं पहले बता दूं, हमारा जो नहीं है उसको हम अपना नहीं बताएंगे, कांग्रेस का प्रोडक्शन है। चलवा दीजिए। नरेंद्र, surrender. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. Where is India lagging behind in that? ये टू विंडो मतलब अपने आप में पर्याप्त है। नरेंद्र सरेंडर, वो 2 शब्द बोले, और राम माधव ने 4 पॉइंट में ईरान, रूस 15%, 50% और 18%, 4 पॉइंट में इसको प्रूफ किया। इति सिद्धम नरेंद्र सरेंडर, ये प्रूफ करके दिखा दिया। अब इसके बाद कुछ नहीं बचता है, लेकिन इसके बाद की कहानी थोड़ी सी और जोड़ दें, तब चलते हैं हेमंत भाई के पास। जरा एक हेडलाइन है, लाइए दिखाइए। राहुल गांधी ने आरएसएस को राष्ट्रीय सरेंडर संघ क्यों कहा? राम माधव का दाग कैसे धुलेगा? राम माधव का दाग धोलो ना है, राम माधव सही बोला है। आगे चलिए जरा, चलिए जरा आगे। ये देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राष्ट्रीय सरेंडर संघ, फर्जी नस्लिज्म इन नागपुर, प्योर सर्विलिटी इन यूएसए, राम माधव हैज ओनली रिवील्ड संघ्स ट्रू नेचर। राम माधव ने सिर्फ और सिर्फ संघ का जो असली स्वभाव है, असली चेहरा है, वही रिवील किया। कुछ नया नहीं है। ये फर्जी नस्लिज्म, जो फर्जी राष्ट्रवाद नागपुर में है, उसी को खाली एक्सपोज किया है, वही बताया, कुछ नया नहीं बताया। अब राहुल का ट्वीट आपने देखा, ये नागपुर वाला था, नागपुर की सच्चाई। अब मोदी की सच्चाई जुबानी सुन लीजिए,
लाइए क्लिप चलाइए। जो भी ये करता है नरेंद्र मोदी, ये 2-3 अरबपतियों के लिए करता है और अदानी कंपनी का पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को पकड़ रखा है और जो भी डोनाल्ड ट्रंप चाहता है वो नरेंद्र मोदी करता है। अगर नरेंद्र मोदी कहता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप कहता है नरेंद्र मोदी जंप मारो, झटके से नरेंद्र मोदी जंप मारता है। अगर नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप कहता है जाओ इजराइल जाओ, 2 मिनट के अंदर नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंच जाता है। तो सबसे कहते हैं कि ये देशभक्त हैं, मगर इनका पहला काम देश को बेचने का है। सही बात? ये बंगाल का हर व्यक्ति जानता है। और पिछले 10-12 साल इनकी सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। जो भी ये करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए करते हैं। साफ हो गया बिल्कुल। अब रुकिए, 2 ट्वीट, मतलब ट्वीट क्या, हम ट्वीट का पूरा हिंदी रूपांतरण दिखा दे रहे हैं, जो रिपोर्ट में लगी है वही दिखा देते हैं। सिर्फ जो हमने कहा ना क्या मुंह दिखाएंगे, अब ये देश भर में फैल गया। राम माधव एक मामले में तो कम से कम हम निजी तौर पर एहसानमंद रहेंगे कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हैं, नरेंद्र नहीं सरेंडर मोदी, इस पर इकलौता आदमी इस इकोसिस्टम का है जिसने बताया, बोला, खुल के बोला। जरा अगला लाइए। कांग्रेस, वेणुगोपाल, सब के सब अब कम से कम लिखना तो शुरू कर ही दिए हैं, लिख रहे हैं, बता रहे हैं। और अगले फेज से पहले मुझे लगता है पूरे देश में बात पहुंच जाएगी और बंगाल में तो घर घर तक जाएगी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नरेंद्र सरेंडर नीति यहां पूरी तरह से उजागर हो गई। भाजपा और आरएसएस के नेता राम माधव मोदी सरकार की तुष्टीकरण नीति को जायज ठहरा रहे हैं और विश्व गुरु की विनाशकारी विदेश नीति को बेनकाब कर रहे हैं। कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, अब आरएसएस अमेरिकियों का गुलाम बनना चाहता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल क्या लिखते हैं, एक वरिष्ठ आरएसएस नेता ने खुलकर स्वीकार किया पीएम मोदी वाशिंगटन की धुन पर नाच रहे हैं। एक समय था जब अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में था, तब भी भारत नहीं झुका, और आज एक समझौता प्रस्त प्रधानमंत्री ने भारत की संप्रभुता अमेरिका को सौंप दी है। आगे बढ़िए। समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? समाजवादी पार्टी ने भी इस मौके पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, यह बयान भारत की संप्रभुता को अमेरिका के चरणों में अर्पित करने की स्वीकारोक्ति है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा सरकार ने भारत को अमेरिका की दास्तां में जकड़ दिया है और देश की जनता तथा भारत के साथ घोर विश्वासघात किया है। किसने किया? मोदी ने, भाजपा ने। अब हटा दीजिए। हेमंत भाई, बंगाल के चुनावी भाषण से लेकर के और कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम तक आज एक ही बात की चर्चा है, नरेंद्र सरेंडर। और संघ वो काम कर गया जो कांग्रेस नहीं कर पाई। भाई कांग्रेस इस्टेब्लिश करेगी तो अपोजिशन है, कांग्रेस के खिलाफ तो दिन भर गाली देते रहते हैं। संघ के ये जो बहुत बढ़िया हेडलाइन लिखा था, वो सत्य हिंदी का हेडलाइन था, संघ के इस स्वीकारोक्ति के दाग को कौन धुल पाएगा? कोई है रास्ता, कोई साबुन, कोई शैम्पू है? मुझे तो नहीं लगता है धुलने जाने लायक। हाँ, बेशरम ये लोग हैं तो दाग लेके घूमते रहे, बात अलग है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, राम माधव साहब जो है 61 साल उनकी उम्र है और 44 साल से वो संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। 44 साल में जो उन्होंने कुल ख्याति प्राप्त की थी अपने तमाम कारनामों के कारण, अपने भाषणों के कारण, बीइंग ए प्रवक्ता अलग अलग पोजीशंस के ऊपर, से भाजपा के महासचिव के तौर पे, से जम्मू कश्मीर के प्रभारी के तौर पे, वो सारी चीजें एक तरफ, और ये उनका जो आपने जिसका जिक्र किया ना 4 लाइन का बयान, ये एक तरफ। और कोई ऐसे नहीं है कि वो कोई एंटायर पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट नहीं है। आप ये ध्यान रखिएगा। राम माधव इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और उसके बाद उन्होंने पीजी भी की है, पोस्ट ग्रेजुएट भी। उन्होंने किताबें भी लिखी
और बहुत सारे काम एकेडमिक वो करते रहे हैं। तो जब वो उस तरह के काम कर रहे थे तब तो कोई समस्या नहीं, और जब उन्होंने सच बोल दिया कि भाई किस तरीके से हमने ईरान की बात मानी, ईरान से तेल ना लो बात मानी, रशिया से तेल मत लो हमने मान ली, अपने विपक्ष के विरोध के बावजूद मान ली, उसके बाद हमने 50% का रिएक्शन नहीं किया टैरिफ का, अब 18% ज्यादा हमने फिर भी रिएक्शन नहीं किया, और आपको हमसे क्या चाहिए। इन 5 पंक्तियों ने इनके सारे जो राजनीतिक जीवन है 44 साल का, ये बेसिकली 64 में पैदा हुए थे और 81 में आरएसएस के फुल टाइमर हो गए थे। और इन्होंने किताबें भी लिखी जैसा मैंने कहा, और लेटेस्ट किताब इनकी जो है वो है अनईजी नेबर्स, इंडिया एंड चाइना आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ द वार। यानी कि काफी मतलब उस तरीके से पढ़े लिखे हैं, अपने हिसाब से चीजें करते हैं। उनका अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट में जो कुछ उन्होंने कहा, उसने उनका नाम भारत के हर घर में पहुंचा दिया, जो शायद अब तक ना पहुंचा हो। ठीक, और पूरी दुनिया को यह बता दिया कि नरेंद्र मोदी के 56 इंची राष्ट्रवाद की असलियत क्या है। ठीक, गजब देखिए, पूरे का पूरा पोमेरियन मीडिया, पूरे के पूरे प्रचार पत्र उनके पूरे बयान के विषय को ऐसे डकार गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कहीं कोई जिक्र नहीं। पहले तो क्या किया करते, इस बार एक चीज को उन्होंने सावधानी करी, कई बार जिक्र कर देते हो आप भी, कि खबर को नहीं छापते थे, खंडन को छाप देते थे। खबर को डकाए जाते थे और खंडन को छाप देते थे। इस बार वो कई बार जो आप जितना जोर जोर से बोल देते हो, मुझे लगता है उनके कानों में संपादकों के पड़ गई। खबर तो छापनी थी नहीं उन्होंने, क्योंकि इतनी महान बात कही थी उन्होंने, सच्चाई कहनी थी, वो खंडन भी छापना भूल गए संपादक बेचारे। लेकिन हकीकत आशीष भाई ये है कि इस बयान के बाद भाजपा और आरएसएस को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल गई। हकीकत ये, आईटी सेल का कुछ आपने देखा अभी तक, भाजपा के किसी नेता ने कुछ कहा अभी तक? आप इसको उल्टा करके देखो, अगर राहुल गांधी ने अमेरिका में यही बात की होती, क्या होता अब तक? रविशंकर प्रसाद का चेहरा कैसे होता? लाल चेहरा, सुर्ख। और अगर राहुल ने यूरोप में कह दी होती ये बात, या ब्रिटेन में आके कह दी होती, किसी भी देश में कह दी होती, तो राहुल से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं था। क्या राम माधव की आपने एक लाइन देखी कहीं? मुख्य धारा में देखी हो, प्रचार पत्रों में देखी हो, कहीं भी देखी? अब कमाल देखिए, एक तरफ ये सारा हो रहा है, राहुल गांधी ने ट्वीट करके क्या बता दिया, एग्जैक्ट उसको वर्बेटिम में हिंदी में बता देता हूं ताकि दर्शकों को थोड़ी क्लैरिटी रहे। हिंदी में उन्होंने जो कोट एंड कोट कहा, राष्ट्रीय आत्मसमर्पण संघ, आपने इंग्लिश में दिखाया, नागपुर में फर्जी राष्ट्रवाद, अमेरिका में घोर चाटुकारिता, राम माधव ने संघ का असली चेहरा उजागर कर दिया। ठीक, 4 लाइन कल इन्होंने कही थी, 4 लाइन आज राहुल गांधी ने कही, आज सबसे ज्यादा वायरल वो है। एक तरफ ये सारा हो रहा है, दूसरी तरफ देखिए क्या है, मोहन भागवत जी क्या कह रहे हैं अब से 7 घंटे पहले। उनका चेला तो अमेरिका में डंका बजा रहा था, किस तरीके से अमेरिकी पत्रकार के सवालों के आगे भाग लिया, बिल्कुल बुरे तरीके से, मुड़ के भी नहीं देखा, हेलो हाय भी नहीं की। और भागवत साहब ने क्या कहा अभी मैंने भेजा था आपको, चाहे तो दिखा दीजिएगा, भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा, कोई संदेह नहीं, ये विश्व गुरु बनाने पे तुले हुए हैं, इनको कोई चिंता नहीं, विश्व गुरु बना के ही दम लेंगे, आप बनना चाहो चाहिए। और कह रहे हैं राम मंदिर बनने को लेकर भी लोग शक करते थे, वैसे ही यह लक्ष्य भी अब तय है, बढ़ाइए विश्व गुरु। लेकिन विश्व गुरु की डेफिनेशन तो बता दीजिए, क्या चाटुकारिता को विश्व गुरु कहते हैं? क्या सरेंडर को विश्व गुरु कहते हैं? क्या संप्रभुता को बेच खाने को विश्व गुरु कहते हैं? क्या अमेरिकी हंटर पे नाचने को विश्व गुरु कहते हैं? क्या जिन देशों के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता उन देशों में जाकर के मेडल पहनने को विश्व गुरु कहते हैं? किसको कहते हैं बताइए ना। मोदी जी विकसित भारत कहते हैं, परिभाषा नहीं बताते। आप जब कोई बात कहते हो कि 2035 में न्यूज लॉन्चर ये होगा, तो हमारे कुछ टारगेट्स होंगे ना, हमारे कुछ व्यूअरशिप होगी, हमारा कुछ सब्सक्रिप्शन बेस होगा, हमारे कुछ कंटेंट पे कोई बात होगी, या बस ये कह देंगे कि नहीं न्यूज लॉन्चर विश्व गुरु हो गया, बात हो, वही काम ये कर रहे हैं। ठीक ना, उन्होंने बताया कि विकसित भारत के क्या वो है पैरामीटर, इनको पता ही कुछ नहीं, इनको तो विश्व गुरु कह रहा है बस। और उससे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने क्या कही, आज नागपुर में ही थी, भारत के भविष्य पर संदेह ना करें। अगर अब भी हम नहीं, ये तो आरएसएस ही कर रही है। जो कल राम माधव ने कहा वो क्या था, वो एक ब्लेटेंट स्वीकारोक्ति है कि हम ये कर रहे हैं और उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं है, तो हमें और क्या करना चाहिए। ठीक, तो वो तो अमेरिका में वो कर रहा है जाकर के, इन्हीं का चेला, इनका परम प्रिय चेला, इन्हीं की कृपा से वो कश्मीर का प्रभारी बना था, वहां भी डंका बजा के आया था, जो दिवंगत सतपाल मलिक साहब ने बताया था, याद होगा ना, सुबह सुबह बिना नहाए और पहुंच गया था राजभवन के अंदर।
सतपाल मलिक जी चले गए, उनकी सीबीआई के केस खत्म नहीं हुए, इनसे सीबीआई ने पूछताछ भी इनकी, नोटिस भी नहीं दिया। तो विश्व गुरु का एक पैरामीटर ये भी हो सकता है, हम गलती क्यों करें। तो विश्व गुरु ये कि आशीष चित्रांशी शिकायत करें और केस भी उन्हीं पे दर्ज हो, मेरा तो कुछ बिगड़ना नहीं, ये भी तो हो सकता है विश्व गुरु का। दूसरा, आगे कह रहे हैं आरएसएस चीफ कहते हैं देश के भविष्य के लेकर कोई भी संदेह ना रखें और साहस व आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जिए। आप जी रहे हो साहस के साथ? आपका जो परम शिष्य है, स्वयंसेवक, जो देश की शीर्ष कुर्सी पे बैठा है, क्या वो जी रहा है साहस के साथ? आत्मनिर्भरता में तो उसकी कोई दिक्कत है नहीं, 8,500 करोड़ का जहाज है, कोई भी चीज उसकी स्वदेशी नहीं है, सारी की सारी चीज विदेशी है, ब्रांडेड। अगर लोग अपने संकल्प के अनुसार कदम दर कदम आगे बढ़े तो भारत मजबूत और नैतिक रूप से सशक्त बनेगा। क्या संघ नैतिक रूप से मजबूत है? और अगर संघ नैतिक रूप से मजबूत होता तो जो बात अपने राम माधव ने वहां जाकर के कही, क्या प्रधानमंत्री जी को उसका जवाब नहीं देना चाहिए था? या सच बात के लिए राम माधव से माफी मंगवा लेनी चाहिए? कब तक बेवकूफ बनाओगे आप देश को? सवाल तो ये है ना। और देश कब तक बेवकूफ बनने के लिए तैयार है? पूरे देश के अंदर आज जो पूरा क्राइसिस एनर्जी का, एक तरफ वहां के जो है अपने दक्षिण कोरिया का जो ऑयल रिजर्व है वो हमसे कहीं ज्यादा है, चाइना के साथ तो कोई तुलना ही नहीं, दक्षिण कोरिया तो हमसे बहुत छोटा देश। तो एक ऐसी सरकार के अंदर में है जिसका कोई ना विजन है ना कोई पॉलिसी है, जिसने अच्छी मिली हमारी फॉरेन पॉलिसी का, अब क्या कहिए उसका, क्या बना के रख दिया, कंप्लीटली सर्वाइव जिसको कहते हैं। और उसके बावजूद भी पूरे 12 साल से केवल एक लाइन का प्रचार चल रहा है कि दुनिया में डंका बज रहा है। भारत के सवाल इस बात पे मार देते हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है, यहां का छोड़ो। अब राम माधव ने डंके की असलियत बता दी वहां पे हडसन इंस्टीट्यूट में खड़े होकर, उसका जवाब तो बना नहीं, उससे ही माफी मंगवा दी। जो बात आशीष भाई, मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आप और मैं रोज शो करते हैं, अगर स्लिप ऑफ टंग कोई बात हो जाए या तो हम उसी समय माफी मांग लेते हैं या अगले शो की शुरुआत हम उससे करते हैं कि ये पिछले शो में हमसे ये गलत हो गया। ठीक, क्या पूरे का पूरा कंटेंट ही गलत हो सकता है क्या? जो माफी मांगी राम माधव ने, वो उसका तो मतलब यही है या कुछ और मतलब? माफी भी दिखाई हमने। तो ये अगर आरएसएस की ट्रेनिंग है, जो अपनी ही बात पे खड़ा होने का साहस ना करे, वो उसके उस संगठन के चीफ, उस एनजीओ के चीफ पूरे देश को कह रहे हैं कि साहस के साथ जिए। आप में साहस है वो? आपके चेलों में साहस है वो? आपके स्वयंसेवक प्रधानमंत्री में साहस है वो? आपकी केंद्रीय कैबिनेट उसमें किसी में साहस है वो? कोई तो ये कह दे कि मोहन भागवत ने खुद कह दिया ना कि मेरे से गलती होगी, सारा कंटेंट गलत, तो यही कह दे भाजपा वाले। रविशंकर प्रसाद आए कि उसको कोई जानकारी नहीं है विदेश नीति की, बकवास की उसने, कुछ तो कहे, क्यों नहीं बोलते हैं? मुझे और आपको 144 करोड़ लोगों को साहस की बात कर रहे हैं, तुम्हारा साहस कहां गया? तुम्हारी नैतिकता कहां गई? ये जो प्रवचन है, क्या ये केवल लोगों के लिए है? आप लोगों के लिए नहीं, आपके संगठन के लिए नहीं। सवाल तो ये आएगा ना, कहीं कोई जवाब मांग ही नहीं रहा, कोई एडिटोरियल दिखा आपको, कहीं कोई स्टोरी दिखी आपको, बैनर? इससे बड़ी तो बैनर खबर नहीं हो सकती। कल्पना कीजिए केवल उस सीन की कि यही बात उसी हडसन इंस्टीट्यूट में राहुल गांधी ने कही होती या प्रियंका गांधी ने की होती, या वो जो ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कह दी होती, तो तूफान मच जाता भाई साहब। बंगाल चुनाव का नैरेटिव पलट देते, देखिए विदेश में जाके प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर दी, और जब संघ के व्यक्ति ने की तो खबर कोई डकार नहीं, छुट्टी। मैं तो ये सोच रहा हूँ उसने माफी मांगी क्यों? नहीं करे इनके उसको माफी, बाप, जो मीडिया के बाप बैठे हैं, उधर से इंस्ट्रक्शन आया कि मत, कोई खबर नहीं चलनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा परिभाषा, परिभाषा आप भी हेमंत भाई इतने दिन में परिभाषा बार बार पूछने लगते हो। आप बताओ 100 स्मार्ट सिटी का परिभाषा बताओ मुझे, आप मोदी से पूछ के बता दो, मोदी से पूछ लो स्मार्ट सिटी परिभाषा। 100 स्मार्ट सिटी देश में बन गई है ना, क्या परिभाषा है? क्या परिभाषा है? कौन सी स्मार्ट सिटी है? अब आप देखिए, स्मार्ट सिटी है, परिभाषा नहीं बताएंगे, बस जो है जैसे यही स्मार्ट सिटी मानो। एक भी स्मार्ट सिटी का स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी क्या स्मार्ट लिखने से, SMART स्मार्ट लिखने से हो जाएगी? कोई पैरामीटर होता है ना कि ये पैरामीटर स्मार्ट सिटी का ऐसे है। 100 में एक भी शहर दिखा दे कि स्मार्ट सिटी का कौन सा पैरामीटर आपने रखा था पूरा। उसके बाद सांसद आदर्श ग्राम, आप दुनिया छोड़ दो, परिभाषा पूछ रहे हो ना। नरेंद्र मोदी ने जो गांव गोद लिया है, वो जरा चल के आप बनारस में जाके चेक करो, गोद से उतरा है कि अभी गोद में ही रो रहा है नाक बहाते हुए,
है? उतरा है क्या गोद से? क्या सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंधभक्त इस देश का आप समझ लीजिए सबसे बड़ा बोझ और कलंक है अंधभक्त। ये सब जायज सवालों पे जवाब नहीं होता, कहते हैं देश का दुश्मन जयचंद की औलाद, यही बोलते हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। ये भी कई बार भूल जाते हैं कि उनके पिताजी का नाम जयचंद है, ये भूल जाते हैं। हाँ, जाओ बनारस जाकर के मुझे कोई जाए और इनवाइट कर लेगा, मैं भी आ जाऊंगा अपना किराया तेल पानी पे, हमको किसी से लेना तो है नहीं कि सरोज से पैसा आएगा तब आएंगे। जरा मोदी का आदर्श ग्राम खाली बता दे कि इस आदर्श ग्राम की परिभाषा थी नरेंद्र मोदी का, जो 12 साल से प्रधानमंत्री है, जो पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है, वो अपने गांव जिसको गोद लिया था वो गोद से उतरा कि नहीं गांव? कहां परिभाषा आप पूछो, कहां पूछोगे आप परिभाषा? आपको पता है परिभाषा? आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, सऊदी अरब के आधा दिन के दौरे पे गए थे मोदी जी, एक आरटीआई एक्टिविस्ट के आरटीआई के जवाब में आया, सऊदी अरब के आधा दिन के दौरे पर थे। 15 करोड़, मतलब 15 करोड़ प्लस, एग्जैक्ट अमाउंट में 15 करोड़ प्लस उस दौरे पे खर्च हुआ था। राजकीय दौरा था, आधा दिन का दौरा, उसमें आदमी बेहोश हो जाएगा सुन के, मजबूत करके दिल सुनिए। 10 करोड़ रुपए होटल का, आधे दिन का दौरा था, 10 करोड़ रुपए होटल का बिल था, होटल का। और साथ में यह भी बता दूं कि किसी भी राज्य के दौरे में, मैं रिपोर्ट देख रहा था उसी के हवाले से बता रहा हूं, किसी भी राजकीय दौरे में जो राजकीय अतिथि होता है ना, उसको अपना नहीं करके जाना होता है कि यार होटल लाओ, उस पे मेक माई ट्रिप पे होटल बुक करें, उसको नहीं करना होता। 10 करोड़ रुपए भैया, 10 करोड़ रुपए, 4.25 करोड़ के, जो 16 करोड़ के आसपास का अमाउंट था, 4.25 करोड़ के आसपास जो आने जाने का खर्चा डीजल पानी था, और आधे दिन के दौरे में 1.25 करोड़ रुपए मिसलेनियस था, जिसका जो है मतलब अलग अलग नहीं दिया था कि कहाँ पे हुआ, समोसा कहीं खाए बीच में रुक करके, कि रियाद में समोसा खा लिए फिर आगे बढ़े। आप बताओ, प्रधानमंत्री आप लोगों ने चुना है, बताओ भाई, 10 करोड़ कहाँ रुका होगा? अच्छा सुनिए, एक चीज और मैं जोड़ दूं प्लीज, ये वो प्रधानमंत्री 10 करोड़ का था जो बेचारा एयरपोर्ट पे ही नहा लेता है और टॉयलेट चला जाता है। एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाहता ये उस प्रधानमंत्री का बजट है 10 करोड़, आधा दिन का 10 करोड़ रुपए होटल का, जिसको अमित शाह बताते हैं कि इतने देशभक्त हैं बेचारे, इतने देशभक्त हैं कि हवाई जहाज उतरता है वहीं कहते हैं यार खोलो बाथरूम, नहा लो यहीं पे, लघु शंका दीर्घ शंका यहीं करके यहीं नहा धो के निकले, क्योंकि परमानेंट काम ही करते रहते हैं। उस आदमी खर्चा है, कौन पूछ रहा है इस आदमी से? कौन पूछ रहा है? बहुत जबरदस्त चीज राम माधव ने जो इस्टेब्लिश की थी कि सरेंडर है, और उस सरेंडर के बाद उससे भी जबरदस्त राहुल गांधी ने जो कहा कि राष्ट्रीय सरेंडर संघ है, उसका आपको मैं सबूत दिखाता हूं तब आपके पास आता हूं। दरअसल मोदी को खाली सरेंडर कह के भी हम लोग भी थोड़ा सा गलती करते हैं। ये पूरा कुनबा है ना, नख से सिख तक, ये सारे सरेंडर हैं, ये सब सरेंडर हैं, ये सब कैसे? कल राम माधव ने कहा तो इन सबकी क्लास लगी होगी, ठीक है? उसको लीपने के लिए पीटीआई ने दत्तात्रेय होसबोले का इंटरव्यू किया है, उसको लीपने के लिए, राम माधव को लीपने के लिए भाई बड़ा चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले संघ में नंबर 2 है, नेक्स्ट टू भागवत, दत्तात्रेय होसबोले नेक्स्ट टू भागवत। होसबोले का पीटीआई ने इंटरव्यू किया, क्योंकि भागवत का करने से भागवत के बजाय बोलते यही हैं, और निर्णय भी बेसिकली क्या है कि भागवत की स्थिति द्रौपदी मुर्मू टाइप है, कहीं भी लाठी डंडा बताती रहे। होसबोले, ये वहां का जो सिस्टम है ना, वही सिस्टम ही के हिसाब से बता रहा हूँ, जो भी होता है वो नंबर 2 वाला वही एक्टिंग होता है, वही जाता है देश भर में फैसले करना, मीटिंग करना। तो होसबोले का इंटरव्यू किया, हेडलाइन दिखाइए जरा, ले भैया, हाँ देखिए, आरएसएस के सबसे अच्छे प्रतिनिधि हैं पीएम नरेंद्र मोदी। अब बताइए, संघ नेता होसबोले ने की तारीफ, क्या संकेत? अब संकेत क्या है? संकेत यही है कि रात में गाली पड़ी है, आरएसएस के सबसे अच्छे प्रतिनिधि हो गए जिसने, अच्छा अगर ये सबसे अच्छा प्रतिनिधि है तो फिर आरएसएस का कोई आदमी इससे नहीं जा सकता है कि वो सरेंडर का हिस्सा ना हो, सारे सरेंडर हैं। आगे चलिए जरा डिटेल में थोड़ा सा बता दें, पढ़ दें। अगर सबसे अच्छा प्रतिनिधि ये है
कि जिसने तेल ईरान से, रूस से सब कर दिया। आरएसएस के सर कार्यवाह, ये नंबर 2 की पोस्ट होती है, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा, मोदी आरएसएस के सबसे अच्छे प्रतिनिधि हैं। आरएसएस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले दत्तात्रेय होसबोले का यह बयान अहम माना जा रहा है और भाजपा के साथ संघ के रिश्तों के बारे में संकेत दे रहा है। माना जा रहा है कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय है। ये सब कुछ माना जा रहा है, मतलब क्या लिखते हैं निबंध सब गाएगा। पीटीआई से इंटरव्यू में होसबोले ने कहा कि अगले 25 सालों के लिए आरएसएस ने पंच परिवर्तन पर फोकस किया है। हम चाहते हैं कि समाज में सौहार्द रहे, ये चाहते हैं। जो दिन सुबह शाम तक नफरत फैलाता है, चाहत उसकी सौहार्द रहे। पर्यावरण के लिए काम हो। अडानी के लिए पूरा पेड़ कटवा दे रहे हैं, जंगल, कहते हैं पर्यावरण के लिए काम हो। देखिए इनका चरित्र देखिएगा। इसके अलावा लोग औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त हों। व्यक्ति पूजक समाज बनाओ और औपनिवेशिक मानसिकता मुक्त करोगे। नागरिकों में कर्तव्य का बोध आवे। कर्तव्य बोध मतलब कि लाठी लेकर के संघ के पथ संचलन में चलो। इसके अलावा परिवारों को बचाना भी प्राथमिकता है। आगे चलिए जरा भीतर चलिए, तब फाइनल सवाल पे आते हैं। पीएम मोदी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह अपने ही ढंग से काम करते हैं, उनका स्टाइल यूनिक है। उन्होंने कहा कि वह आरएसएस के अच्छे प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा उनकी भाषा या शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन संदेश अलग नहीं होता। उदाहरण के लिए आरएसएस ने एक पेड़ लगाने की अपील की तो पीएम मोदी ने उसे एक पेड़ मां के नाम कैंपेन के तौर पर चलाया। देखिए स्टेब्लिश पूरा किया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि विकास के भी कई ऐसे काम हैं जिनमें आरएसएस की विचारधारा दिखती है। होसबोले ने कहा कि कई सरकारी योजनाओं में आरएसएस की विचारधारा दिखती है। चलिए, होसबोले ने कहा कि आरएसएस यदि पंच परिवर्तन की बात कर रहा है तो मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत पंच प्राण की बात लाल किले के प्राचीर से की थी। पेड़ के बाद देखिए, यहां भी देखिए, पंच परिवर्तन, पंच प्राण। नरेंद्र मोदी भी एक स्वयंसेवक हैं और नैसर्गिक रूप से वैचारिक काम करते हैं। जब आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर डाक टिकट और सिक्का रिलीज किया जा रहा था, तब पीएम मोदी ने भविष्य के भारत की बात की थी। उनका कहना था, संघ ने जो रास्ता दिखाया है वही भारत का मार्ग है। अब बताइए, ये स्पेशली आपके लिए रोक के रखा था कि आप खाली मोदी सरेंडर क्यों कह रहे हैं। हेमंत, आप गिनती करवाओ, पीछे से पर्ची दो इनमें भी कि बढ़ ना पाऊं मैं। आशीष भाई देखिए, एक चीज तो तय मान के चलिए कि राम माधव का तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया समझो। बीजेपी में तो उनको अब भूल जाइए सारी चीजों को। ठीक रही आरएसएस की बात, तो आरएसएस इन सारी बातों के लिए यूज टू है। पहले कहते हैं फिर नकार देते हैं। ये तो शुक्र है उसने ये नहीं कहा कि मुझे गलत कोट किया गया, वरना वो ये भी कह सकता था। ठीक है ना, इनका संघियों का एक वो होता है स्पेसिफिक कि आई वॉज मिसकोटेड, आई वॉज कोटेड आउट ऑफ कंटेक्स्ट, उस तरह की अंग्रेजी बोलते हैं जब ये फंसते हैं। तो अब आपने बात की प्रधानमंत्री जी की, निश्चित तौर पे उनका चाल चरित्र चेहरा 100% आरएसएस का एक ब्लूप्रिंट है, यूं कहीं अगर आप कहें तो, कहीं कोई अंतर नहीं। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही सऊदी अरब के दौरे की। अभी तक क्या प्रचार किया जा रहा था 12 साल से कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो विदेश यात्राओं की, रात को विदेश यात्राएं करते हैं, एयरपोर्ट पे नहा लेते हैं ताकि होटल बुक ना करना पड़े। ठीक, तो ये 10 करोड़ के होटल में आशीष इतना रुके थे क्या? कौन रुका था? प्रधानमंत्री की जो विदेश यात्राओं पर उनके डेलीगेशन में कौन साथ साथ जाता है, ये कई बार सवाल लगाया गया है से, कभी नहीं बताते उसका जवाब। क्यों बताए तो पोल खुल जाएगी कौन कौन गए थे। प्रधानमंत्री बड़ा सुरक्षा को खतरा है भाई साहब। हम एसपीजी के अधिकारियों के नाम थोड़ी पूछ रहे हैं, हम तो ऑफिशियल डेलीगेशन के नाम पूछ रहे हैं। आज तक बताया हो तो बता दीजिए। क्या मीडिया को साथ लेके जाते? मीडिया को साथ ले जाएंगे तो खबरें आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो उपचार मीडिया का किया कि कोई प्रधानमंत्री के साथ नहीं जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। वो जहाज खाली चला जाएगा, 8,500 करोड़ का जहाज है, खाली चला जाएगा। उद्योगपति मित्रों को ले जाएंगे लॉबिंग के लिए, लेकिन मीडिया को नहीं लेके जाएंगे। एक होटल का इतना बिल, अच्छा मीडिया वाले तो होटल अपना खुद कंपनी देती थी। हमारा तो कभी सरकार ने होटल का बिल नहीं दिया, केवल यात्रा फ्री होती थी प्रधानमंत्री के साथ। जहाज सरकारी जहाज है तो जा रहे हो आप, वो सारी की सारी पोल खुल गई। फिर क्या कहते हैं, यार जो उसने भागवत का जो बता रहा था, पश्चिमी चश्मे को उतार फेंकने की जरूरत है। आपने मोदी जी के चश्मे उतर आगे फेंक दिए क्या? उनका तो सब कुछ पश्चिमी है भाई साहब, घड़ी से लेकर के, चश्मे से लेकर, जूते से लेकर के, पेन से लेकर के, मोबाइल, कुछ भी स्वदेशी नहीं। ये स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं। आपने दिखा दिया होसबोले का, क्या एक पेड़ मां के नाम लगा दिया। आशीष भाई एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं आपको, इस देश के अंदर हजारों किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बन रहे हैं एनएचए के द्वारा। आप हर इंच जो नापते हैं एनएचए के ऊपर,
उस पर ग्रीन सेस लगता है, टोल के साथ ग्रीन सेस है, ठीक। हाँ अगर और उसके ग्रीन बेल्ट के लिए, जो ग्रीन बेल्ट होती है हाईवेज के दोनों तरफ, उसकी मेंटेनेंस के लिए वो ग्रीन सेस लिए जाते हैं। क्या गडकरी या मोदी बता सकते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम तो ठीक है, किसी हाईवे पे कितने पेड़ लगाए आज तक? अरबों पेड़ लग सकते हैं भाई साहब, जिसका पेमेंट हमारी जेब से लिया जा रहा है ऑलरेडी। और किस हाईवे पे कितने पेड़? आज आपको पता है, मैं चंडीगढ़ था, मैं पेड़ ढूंढता रहेगा हाईवे पे, बिल्कुल ब्रांड न्यू हाईवे से, एक भी पेड़ नहीं। ग्रीन बेल्ट खाली पूरी है, कंसेशनर अपने वसूली कर रहा है बढ़िया, टोल के साथ आपका ग्रीन सेस तो लगेगा ही। ये बात करते हैं, इनका चरित्र क्या है? और जो चरित्र है सरेंडर का आज से नहीं है, ये 1925 से है। पहले अंग्रेजों के सामने सरेंडर किया, फिर मुस्लिम लीग के पार्टनर हुए, ठीक। मुस्लिम लीग के पार्टनर हुए, कांग्रेस को मुस्लिम लीग बताते हैं, विरोधियों को मुस्लिम लीग बताते हैं। जिन्होंने आजादी का आंदोलन का विरोध किया वो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। उसके बाद छोड़ दीजिए, जब देश आजाद, जब देश के 2 हिस्से कराए गए, उसमें सबसे बड़ी भूमिका की इनके पुरखों की थी, इन्हीं की। और अब ये क्या बनाते हैं पता है आपको? विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। तो इनका गजब है भाई साहब, जिन्होंने तिरंगे को नहीं अपनाया, ठीक, वो तिरंगे की समान यात्रा निकालते हैं, ठीक। जो आजादी के आंदोलन में नहीं थे, जिन्होंने इनके ऊपर बैन लगाया, इनकी एग्जिस्टेंस पर बैन लगाया आरएसएस पे, वो सरदार पटेल इनके हैं। उन सरदार पटेल के नाम से जो अहमदाबाद में स्टेडियम था, उस स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। उद्घाटन किससे कराया? राष्ट्रपति से। और आखिरी दिन बताया कि इस स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। गजब का चरित्र है भाई साहब, और इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा। त्रासदी ये है, जो हमारा आपका और तमाम जो सोशल मीडिया के साथी है, उनका यह है, जो हमारा भी तो संघर्ष है कि तुम छुपाओ और हम बताएंगे, हर रोज बताएंगे, रह रहकर बताएंगे। जो सवाल तुम छुपाना चाहते हो हम उनको बताएंगे, हम उनको जनता के सामने लाएंगे। आपने कहा स्मार्ट सिटी, आप छोड़िए 100 स्मार्ट सिटी, मुझे एक स्मार्ट मोहल्ले का नाम बता दीजिए पूरे देश में। 100 नहीं, मैं तो एक का पूछ रहा हूं। काला धन लाएंगे, कितना काला धन आ गया वो फिगर बता दीजिए, बता तो दीजिए एक बार। यही जितने बता दो काले कितना काला किया, कितना काला हाँ, किया, ये तो बता दो। हाँ, हाँ एक वो पक्ष, काले धन वालों को भगाने का रिकॉर्ड इनके नाम है, हाँ ठीक। बैंकों को लूटने वालों को भगाने का इनके नाम है। दाऊद इब्राहिम को घसीट के लाने वाले थे, आ गया होगा है, या देश को लूटने वाले भगाने का काम किया। तो आशीष भाई, ये जो आप वो अंग्रेजी वाला शब्द कहते हो ना, दोगलापन, हिपोक्रेसी, वो उसकी अगर कोई जीती जागती कोई प्रतिमूर्ति है तो वो ये संगठन है, इसके स्वयंसेवक। तुम मुझे पंत कहो, मैं तुम्हें निराला। मोदी जी लाल किले पे खड़े होकर कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना एनजीओ, होश बोले क्या कह रहे हैं? हमारा आदर्श स्वयंसेवक। क्या बात है, इस देश का भट्ठा बिठा दिया 12 साल में, कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अमेरिका में जाके बता दिया हमने ऐसे सरेंडर किया, और वो क्या कह रहे हैं? हम तो विश्व गुरु बन के रहेंगे, कर लीजिए क्या करेंगे आप। तो सरेंडर के विश्व गुरु है क्या ये? मुझे तो ऐसा ही लगता है। कम से कम आरएसएस बतौर संगठन, अगर ये लोग देश में शांति की बात करते हैं तो ये भी दुनिया का सबसे बड़ा चुटकुला है। इनका शांति से क्या रिश्ता है? सब हर उपद्रव का कोई उपद्रव उठा के देख लीजिए, इनका नाम मिलेगा। आज से नहीं, 100 साल से। कर लीजिए क्या करेंगे आप। जो बोले उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा देते हैं। राहुल गांधी आज कह रहे थे वहां वेस्ट बंगाल के अंदर कि मेरे ऊपर 36 मुकदमे हैं। बताइए, सारे संघ ये करते हैं, सारे के सारे। कुल मिलाकर के आशीष भाई, वास्तव में आप मेरी बात मानिएगा, जो राम माधव को प्रसिद्धि उनके 44 साल के संघ के प्रतिनिधि के तौर पे नहीं मिली, आज वो इंटरनेशनल एक फिगर बन गए हैं कि एक आदमी है आरएसएस और मोदी के इकोसिस्टम का, जिसने सारा सच बता दिया, और सच भी वो जो राहुल गांधी कहा करते। ये सबसे महत्वपूर्ण। तो उसकी वैलिडेशन के लिए निश्चित तौर पे राम माधव साधुवाद के पात्र है, और मुझे उम्मीद है वो आगे भी ऐसा ही करता रहेगा। ये अब वो आगे बोल पाएंगे कभी? अभी तो पहले अमेरिका से लौटने में उनका पैर कांप रहा होगा। अमेरिका से लौटने में वो 2 दिन एक्सटेंड करवा करके 2-4 दिन के और यार रुक जाते हैं, यहीं पे लौटेंगे। होता नहीं घर में जब कुछ बाहर कर दे तो बच्चा घर में लौटने में कि कहीं गेट तक आता है झांकते झांकते घर में क्या माहौल है, तो पहले वहीं झकवा रहे होंगे कि माहौल क्या है। और ये दोनों ऐसे माहौल बताते नहीं है, सीधा बुलाते हैं तब माहौल बताते हैं। तो कभी तो राम माधव अपना पहले देखें उनकी दशा क्या होगी। हमको इजाजत दीजिए, हम खबरें और भी हैं वो लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।